वो बेसिकली प्रोटीन को फंक्शनल बनाता है, यानी इस लेवल पे आके प्रोटीन अपना फंक्शन गेन कर लेती है और अपना जो भी रोल है सेल के अंदर या इवन आउटसाइड सेल वो परफॉर्म करती है। सर तो लीनियर प्रोटीन फिर वो फंक्शनल नहीं होती? लीनियर प्रोटीन कैसे फंक्शनल होगी? इसको तो हम इस लेवल पे अभी प्रोटीन ही नहीं कहेंगे, यानी ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का लेवल है इस पे हम प्रोटीन नहीं कहेंगे। दिस विल बी सिंपली कॉल्ड एज अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो इवन से इसका कोई फंक्शन भी नहीं होता है ऐसे? किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर का एज सच कोई फंक्शन नहीं होता? डायरेक्ट कैसे रोल प्ले करोगे बताओ? अभी जो है वो कपड़ा जब बाजार से खरीदने जाती हो तो जब तक उसको दर्जी के यहाँ सिलवाओगी नहीं तो पहनोगी उसको? तो ये नहीं कपड़ा सर। ही है। जब इसकी फोल्डिंग रिफोल्डिंग हो जाएगी, सिलाई विलाई बढ़िया से हो जाएगी, अब कपड़े को सिलने के लिए दर्जी जो है वो धागे का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे इसको इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को सिलाई करने के लिए अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं बताओ नाम, टर्शरी लेवल कोवैलेंट पे। बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाँ और वंडर नहीं, हाँ, वंडर बॉल भी था, ठीक है, नाम लिया था। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये रंग बिरंगे धागे हैं जिसके द्वारा ये पूरा कपड़ा सिला जा रहा है, ये बॉन्ड्स जितने हैं। तो जब ये अपना प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा तभी तो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ऐसे ही समझो। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के लेवल पे ये फंक्शनल हो जाती है प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है? जहां पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं। तो वो अलग अलग फिर और उन सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अलग अलग उनका एक, हाँ, उनका अलग अलग टर्शरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर वो टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ आके इकट्ठा होके फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्वाटरनरी लेवल ऑफ अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चर में प्रोटीन के। एग्जाम्पल भी हमने बताया था, हीमोग्लोबिन है या इंसुलिन है या फॉर दैट मैटर मायोग्लोबिन जो मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करती है, इसमें भी दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। हीमोग्लोबिन में चार होती हैं, दो अल्फा दो बीटा। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये बेसिकली ये जो दिखाया गया है दिस इज फॉर हीमोग्लोबिन। ये डायग्राम हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे आप चार सब यूनिट आसानी से देख सकते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया, अगर जल्दी से पढ़ के इसको एलेबरेट कर दें ताकि तुम पढ़ो तो समझ में आ जाए कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड linked together linked together by peptide bonds and includes any disulfide bonds। जाहिर सी बात है उसके अंदर अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगे इंटरनली प्रेजेंट तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन मेनली फोकस हमारा पेप्टाइड बॉन्ड पे ही रहना चाहिए। तो the resulting polypeptide can be arranged into units of secondary structure, जैसे अल्फा हेलिक्स हो गया। अब ये जो अल्फा हेलिक्स है इट इज द पार्ट ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड। तो टर्शरी स्ट्रक्चर भी दिख गया हमको। और दिस टर्शरी स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ वन ऑफ द सब यूनिट्स दैट मेक अप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये भी हम देख चुके हैं अभी। ऑफ द मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। तो ये बात, ये सब टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन अगर कोई दी हुई है तो उसमें किस लेवल ऑफ स्ट्रक्चरिंग को हम देख सकते हैं। तो मल्टी सब यूनिट है अगर तो उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, नो डाउट। चार ऑप्शंस आपको दे देगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी। तो आपका आंसर होगा क्वाटरनरी लेवल। तो ये हीमोग्लोबिन का एग्जांपल हमने ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन कौन से थे? पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, कल बताया था। तो a description of all covalent bonds linking amino acid residues in polypeptide chain is its primary structure। तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर हैं इन्वॉल्व तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। यही पूछा ही जाता है कभी भी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली इट इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? It refers to particularly stable arrangement of amino acid residues giving rise to recurring structural patterns। Recurring structural patterns का मतलब कि अगर ओवरऑल प्रोटीन को हम देखेंगे
तो उसमें कई बार हमको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएंगे, कई बार हमको बीटा प्लीट्स जो है वो रिपीट होती नजर आएंगी। तो वो रिकरिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कहलाते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ जो स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। तीन डायमेंशन में जब ये सेकेंडरी लेवल के स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। कल हमने तीनों डायमेंशन कैसे देखते हैं वो भी बताया था आपको। When a protein has two or more polypeptide subunits, their arrangement in space is referred to as quaternary structure. Same definition. अच्छा, अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं उससे हम कई सारी इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि हर एक प्रोटीन में एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है और सीक्वेंस होता है किसका? एमिनो एसिड रेसिड्यूज का। तो नंबर भी अलग अलग होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स के, और उनका सीक्वेंस भी वैरी करता है, इसीलिए हर एक प्रोटीन स्पेसिफिक होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है कि कैसे ये प्रोटीन जो है वो फोल्ड अप होगी और फाइनली अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगी और गेन करेगी, एंड फाइनली उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उस प्रोटीन का फंक्शन उसको असाइन हो। इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंज आता है तो दैट विल लीड टू चेंजेस इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोटीन। ये देखिए, ये हेडिंग भी आपके पास यही है। हेडिंग भी यही कह रही है कि द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स एमिनो एसिड सीक्वेंस। जैसे देखिए, ई कोलाई ये बैक्टीरिया है, इसमें 3000 से ज्यादा टाइप की अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। एक सिंपल सी छोटी सेल जिसको हम आंख से देख भी नहीं सकते, वो 3000 अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स को बनाता है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 25,000 के आसपास जीन्स होती हैं, और इन जीन्स के हेल्प से अ मच लार्जर नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज्यादा संख्या में। तो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल अगर 3000 टाइप की डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकती है, तो हमारी सेल्स दे आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लैक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है इस मैक्रोमोलिक्यूल की। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें चाहे अपनी बात करें, ईच टाइप ऑफ प्रोटीन हैज अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर कन्फर्स अ यूनिक फंक्शन। इतनी वैरायटी होने के बाद भी हर एक प्रोटीन अपने आप में यूनिक है, चाहे वो स्ट्रक्चर में बात करें चाहे हम फंक्शन की बात करें। तो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है। Now, intuition suggests that the amino acid sequence must play a fundamental role in determining the three-dimensional structure of the protein and ultimately its function. But is this supposition correct? कहने का मतलब ये है कि अगर हम कायदे से सोचें ध्यान से, तो हम यही सोचते हैं ना कि एमिनो एसिड सीक्वेंस का बहुत ही फंडामेंटल रोल होगा प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो क्या ये सपोजिशन जो हम सोच रहे हैं ये सही है? अब देखो क्या सही है कि नहीं है। इसको समझने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझना पड़ेगा बिटवीन एमिनो एसिड सीक्वेंस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। तो सीक्वेंस क्या है और प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इसके बीच में अगर रिलेशनशिप हम समझ लें तो हो सकता है उस सवाल का जवाब हमको मिल जाए। तो पहला, अब ये कैसे समझ सकते हैं? देखो, प्रोटीन्स विद डिफरेंट फंक्शंस ऑलवेज हैव डिफरेंट एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। ये फाइंडिंग्स है, ये पता लगाया गया है कि अलग अलग फंक्शन की प्रोटीन्स जो है उनमें एमिनो एसिड सीक्वेंस भी अलग अलग होते हैं। दूसरी फाइंडिंग क्या है? Thousands of human genetic diseases have been traced to the production of defective proteins. मतलब कि बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज हैं जिसमें डिफेक्टिव प्रोटीन का रोल होता है उस बीमारी को कॉज करने में। और प्रोटीन डिफेक्टिव है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके जीन में भी डिफेक्ट रहा होगा, तभी इस तरह की प्रोटीन बनी, इसीलिए वो जेनेटिक डिजीज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये जो डिफेक्ट है, इट कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल चेंज इन द एमिनो एसिड सीक्वेंस
मतलब सिर्फ एक एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आया या एक एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूट हुआ, जैसा कि हम लोग सिकल सेल एनीमिया में देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, बताओ क्या होता है? सर हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें जो 6 एमिनो एसिड जो कोड करा था वो ग्लूटामिक के लिए होता है, लेकिन वो वैलिन में चेंज हो जाता है, वहाँ म्यूटेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड, वो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है। वेरी गुड। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पे, यानी 1 2 3 4 5 6 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो सिर्फ एक एमिनो एसिड में चेंज आया और उसकी वजह से पूरे हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो चेंज हो गया, एंड दैट लीड्स टू चेंज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, इस तरह से सिकल शेप्ड हो जाती है, जबकि आरबीसी का हम नॉर्मल शेप जो देखते हैं वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है ना, समथिंग लाइक दिस। ये नॉर्मल शेप है और ये सिकल शेप्ड है। तो सोचो, एक एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हुआ और कहानी कितनी गड़बड़ हो गई। तो एक सिंगल चेंज ऑफ एमिनो एसिड से लेके डिलीशन ऑफ अ लार्जर पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन तक ये डिफेक्ट हो सकता है। जैसा कि कहां पे होता है, एक बीमारी होती है डक्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कोड करने वाली जो जीन होती है, इस जीन में लार्ज डिलीशन हो जाता है, एक लार्ज सेगमेंट जीन का वो डिलीट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि एक शॉर्टेंड और इनएक्टिव प्रोटीन फॉर्म होती है, यानी कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉर्मल थी वो नहीं बन पाती। अगर जीन का लार्ज सेगमेंट डिलीट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उतने इलाके में जो डिलीट हुआ है उसमें जितने एमिनो एसिड्स के लिए वो जीन कोड कर रही थी वो एमिनो एसिड्स भी मिसिंग हो जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन फाइनल बनेगी वो छोटी बनेगी, क्योंकि इसके सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो चुके हैं, और छोटी होगी तो जाहिर सी बात है ये जब एक एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होने की वजह से इतना डिफेक्ट हो सकता है, तो बहुत सारे अगर सीक्वेंस एमिनो एसिड चले गए तो प्रोटीन एक्टिव रह पाएगी नहीं, इनएक्टिव हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, देखो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है ये हमारी मसल्स में जो मायोसिन प्रोटीन होती है या मायोसिन के फाइबर्स होते हैं उनको सेल की सरफेस से अटैच कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लो एक मसल फाइबर है, खैर इसका स्केलेटल सिस्टम में ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे, दिस एंड दिस। तो ये मान लो इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, है ना, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, और ये सपोज दिस इज मायोसिन। तो इस मायोसिन को ये बाइंड करता है विद सार्कोलेमा, तो इस प्रोटीन को, दिस प्रोटीन इज नोन एज डिस्ट्रोफिन। तो अगर ये प्रोटीन डिफेक्टिव हो गई तो आप देख सकते हैं कि मायोसिन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है ताकि एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और एक दूसरे से दूर चले जाएं एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो ये सपोर्ट होना डिस्ट्रोफिन का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सपोर्ट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोवाइड करती है, और डिस्ट्रोफिन अगर डिफेक्टिव हो गई तो सपोर्ट नहीं मिलेगा और धीरे धीरे मसल्स क्या होंगी, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, और अगर मसल्स से काम न लिया जाए तो वो धीरे धीरे डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो दैट लीड्स टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी का मतलब डिजेनरेशन। तो ये बड़ी सीरियस बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। भाई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बन रही तो हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करके उसको जीन को रिप्लेस कर सकते हैं एट सर्टेन लोकेशंस, लेकिन फिर भी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करते ऐसे इंडिविजुअल्स विद दिस डिसऑर्डर। तो आप देख सकते हैं कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस का या प्रोटीन के डिफेक्टिव होने का क्या गंभीर परिणाम हो सकता, दुष्परिणाम हो सकता है। तो thus we know that if primary structure is altered, the function of protein may also be changed। ठीक,
फाइनली ऑन कंपेयरिंग फंक्शनली सिमिलर प्रोटीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ये भी ध्यान देने वाली बात है, फंक्शनली सिमिलर, ऐसी प्रोटीन्स जिनका फंक्शन सेम है हर अलग अलग स्पीशीज में, तो उनको अगर एक साथ कंपेयर किया जाए तो हमको दिखता है कि दे ऑफन हैव सिमिलर एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। तो फंक्शनली सिमिलर जब होंगी प्रोटीन तो एमिनो एसिड के सीक्वेंस को भी सिमिलर होना पड़ेगा, भले ही वो अलग अलग स्पीशीज में पाई जा रही है। इसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज द एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम केस क्यों कह रहे हैं अभी बताते हैं। यूबीक्विटिन, ये एक प्रोटीन है जो बड़ी स्मॉल, ज्यादा बड़ी प्रोटीन नहीं है, 76 रेसिड्यू की प्रोटीन है, सिर्फ 76 एमिनो एसिड से मिलकर तैयार होती है। एंड दिस प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग डिग्रेडेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन का जैसे सिंथेसिस होती है उसी तरह से उसका डिग्रेडेशन भी होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो सिंथेसाइज हो और बाद में उसको डिग्रेड कर दिया जाए ताकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एमिनो एसिड्स हैं उससे फिर से नई प्रोटीन बनाई जा सके एज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। वो तोड़ने का काम प्रोटीन को कौन करता है कि स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम यूबीक्विटिन कहते हैं। तो ये जो यूबीक्विटिन होती है ये एक तरह की कंजर्व्ड प्रोटीन है। ध्यान दीजिए कि द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ यूबीक्विटिन is identical in species as disparate as fruit flies and humans। सोचिए, अगर हम फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला की बात करें, वहां से यूबीक्विटिन का सीक्वेंस देखें और हमारे केस में ह्यूमंस में यहां पे यूबीक्विटिन का सीक्वेंस देखें तो दोनों जगह इस प्रोटीन का सीक्वेंस एक जैसा मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इस प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई में भी वही रोल प्ले कर रही है जो हमारे केस में। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अब बात आपको समझनी होगी। एंड इट इज एन एग्जाम्पल, या हम कहें इट इज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि हम लोग कहीं ना कहीं फ्रूट फ्लाई से या और जो लोअर स्पीशीज हैं उनसे रिलेटेड हैं, क्योंकि एक जैसे बायोमोलिक्यूल्स हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इज द एमिनो एसिड सीक्वेंस एब्सोल्युटली फिक्स्ड और इनवेरिएंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। क्या किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के एमिनो एसिड सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स रहते हैं, उसमें जरा भी वेरिएशन नहीं हो सकता है? तो जवाब है नहीं। मतलब कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स रहते हैं, वेरिएशन हो सकता है। जवाब को अगर इलाबोरेट करें तो क्या है कि एन एस्टिमेटेड 20% to 30% ऑफ द प्रोटीन्स इन ह्यूमंस आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन जो है वो सेम है लेकिन कहीं कहीं उसमें एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन। अभी इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे पता नहीं मेंशन्ड है कि नहीं मेंशन्ड है, एक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके 5 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं, 5 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। और ये जो पांचों फॉर्म्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, ये एक एंजाइम है, तो ये जितने अलग अलग इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं दे आर कॉल्ड आइसोजाइम्स। क्योंकि एंजाइम है ना ये, तो इसके पांचों जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं इसको हम आइसोजाइम्स कहते हैं। अभी आगे हम और जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि पॉलीमॉर्फिक का टर्म आया तो हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अब देखो वेरिएशन कहाँ तक, रेंज क्या है वेरिएशन की, कि 20% से 30% तक एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं।
और इन वेरिएशंस की वजह से लिटिल या नो इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शनिंग पे बहुत कम या नहीं के बराबर असर पड़ता है। यहां पे अभी रुके रहिए, अभी हम आगे और इस पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्दर मोर प्रोटीन्स दैट कैरी आउट अ ब्रॉडली सिमिलर फंक्शन in distantly related species can differ greatly in overall size and amino acid sequence। समझिए इस पॉइंट को कि ऐसी प्रोटीन्स जो लगभग सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं दूरस्थ स्पीशीज में, यानी कि डिस्टेंटली रिलेटेड, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था फ्रूट फ्लाई और ह्यूमंस का। इन प्रोटीन्स में जबकि सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म कर रही हैं दोनों स्पीशीज में, लेकिन उसके बावजूद इनके साइज और अमीनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। यहाँ यूबिक्विटिन का एग्जांपल हमने लिया था, तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये आइडेंटिकल है फ्रूट फ्लाई और ह्यूमंस में, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ओवरऑल साइज या अमीनो एसिड सीक्वेंस में ग्रेट डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये क्या बात हुई? अब देखिए, अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि although the amino acid sequence in some regions of the primary structure might vary considerably without affecting biological function, most proteins contain crucial regions that are essential to their function, whose sequence is therefore conserved। देखो, कोई भी प्रोटीन अगर होती है तो उस प्रोटीन का सारा हिस्सा जो है वो फंक्शनल नहीं होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ये प्रोटीन अगर है तो इस प्रोटीन का सारा हिस्सा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो किसी रिएक्शन। जो हिस्सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वहां पे पोलर साइड चेंज होते हैं, और इसीलिए उस इलाके को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये ये किसी एंजाइम के केस में भी हो सकता है, या किसी दूसरी प्रोटीन के, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के केस में भी हो सकता है, या फिर दूसरे जो हार्मोन्स वगैरह है उसमें भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी इलाके में यहां पे अगर एमिनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंस आ रहा है, सीक्वेंस में डिफर, यहां अगर सीक्वेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्टिव साइट में एमिनो एसिड सीक्वेंस है यहां पे इसको कंजर्व्ड रहना है। एमिनो एसिड सीक्वेंस इज कंजर्व्ड, यानी कि यहां पे चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इसमें चेंज आ गया तो फंक्शनैलिटी इस प्रोटीन की चेंज हो जाएगी। इसीलिए इस इलाके के एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को कंजर्व्ड रखना है। कंजर्व मतलब कि संरक्षित रखना है, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो। अगर इस प्रोटीन को सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे यूबिक्विटिन का एग्जांपल लिया हमने, प्रोटीन को डिग्रेड करेगी दूसरी प्रोटीन्स को, तो उस डिग्रेडेशन के लिए उसको स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या शेप होना चाहिए। वो शेप कैसे अटेन किया जाएगा? बाय द सेम एमिनो एसिड सीक्वेंस, देयरफॉर इट हैज टू बी कंजर्व्ड। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। आ गए। बढ़े आगे? ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि द फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल सीक्वेंस दैट इज क्रिटिकल वेरीज फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन, है ना। कि अब इस ओवरऑल प्रोटीन का कितना फ्रैक्शन जो है ये एक्टिव साइट है, या इसको हम क्रिटिकल भी कह दें, ये वेरी करेगा फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन। इस वजह से जो सीक्वेंस और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिलेट करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रोटीन में ये चीज जो है वो वेरी करती है कि ओवरऑल प्रोटीन का साइज क्या है और उसमें जो क्रिटिकल पोर्शन है उसका साइज, तो उन दोनों का रेशियो जो है वो वेरी कर सकता है। तो इसीलिए सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड और उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिलेट करना थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी बेसिकली हम ये कहें कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब जब हम अलग अलग स्पीशीज की बात करते हैं तो before we consider this problem further, however, we must examine how sequence information is obtained. तो इस प्रॉब्लम को और डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली में प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, तो वो चीज हमको समझना है। तो लेट्स सी कि सीक्वेंसिंग कैसे होती प्रोटीन की, ये थोड़ा सा समझने वाला टास्क है। तो द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन डिटरमाइंड। राइट, काम क्या है, साइंटिस्ट के पास जितनी भी प्रोटीन्स मालूम है उसका सीक्वेंस जो है वो करते हैं। अच्छा, तरीका होगा कुछ सीक्वेंसिंग करने का प्रोटीन का, चलिए उस पे आते हैं, तरीके पे आते हैं। हमने आपको कल ही बताया था फ्रेडरिक सैंगर एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किसी प्रोटीन का सीक्वेंसिंग की थी एंड दैट वाज द हार्मोन इंसुलिन। उसी साल, कब, 1953 में ही दो मेजर डिस्कवरीज हुई थी। एक तो फ्रेडरिक सेंगर ने ये इंसुलिन का सीक्वेंस पता किया था, प्रोटीन का सीक्वेंस, और साथ ही साथ वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इन दी हिस्ट्री ऑफ लाइफ साइंसेस। दोनों काम सेम ईयर में हुए थे। अब फ्रेडरिक सैंगर ने जो तरीका डेवलप किया था प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए, वो हम देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसका सीक्वेंस ही देख लेते हैं जरा, इंसुलिन का। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, बताना, बहुत छोटा यस सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? देखो, नहीं। इसको ओवरऑल व्यू में हमने ऐसे दिखा दिया है। अब इसको वापस से हम जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखो, तो इसमें इंसुलिन में हमने आपको कल बताया था कि ए चेन होती है और बी चेन होती है। अब देखो, इस ए चेन के अंदर, यानी कि ए चेन में खुद के अंदर भी डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट है, ये दिख रहा है हमको। और ए और बी चेन के बीच में भी सिस्टीन रेसिड्यूज, चूंकि वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं, तो इनके बीच में भी डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो एक डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे है और दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, प्रॉपर इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ए चेन के अंदर ही मौजूद है और दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो ए और बी चेन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस हो गया। अब ये जो सीक्वेंस देखा गया है, इट इज फॉर बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन का मतलब कि कैटल्स से जो इंसुलिन, गाय भैंस से जो निकलता है इंसुलिन, उसका और हमारे इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही है। तो जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दे आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकेज। कितने हैं? दो हैं इनकी संख्या। ए चेन जो है वो कहां कहां आइडेंटिकल है? ह्यूमंस में, पिग में, डॉग, रैबिट एंड स्पर्म व्हेल, इन सब के इंसुलिन के ए चेन जो है वो आइडेंटिकल, एक जैसी, कोई डिफरेंस नहीं। बी चेन किसका किसका सिमिलर है? काउ, पिग, डॉग, गोट एंड हॉर्स, इनका जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है। अच्छा, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो बोवाइन इंसुलिन होता है इसमें कहीं ना कहीं स्लाइट डिफरेंसेस होते होंगे, क्योंकि ए चेन जो है वो ह्यूमन, पिग, डॉग, रैबिट, स्पर्म व्हेल में सिमिलर है, लेकिन ए चेन ह्यूमन और काऊ की नहीं सिमिलर है। इसी तरह बी चेन काऊ और ह्यूमन की नहीं सिमिलर है। तो कहीं ना कहीं बोवाइन इंसुलिन में सीक्वेंस डिफरेंस जरूर एक आध में आता होगा। इसीलिए पहले के जमाने में, जब देखो, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन नहीं बनाया जाता था, या ह्यूमुलिन जिसको हम कहते हैं आज के जमाने में, ह्यूमन इंसुलिन, तब यही बोवाइन इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता था ह्यूमंस में। तो कई लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी। अगर एमिनो एसिड सीक्वेंस डिट्टो सेम रहता, चेंज नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता? बोवाइन इंसुलिन डालो चाहे हमारा इंसुलिन डालो। लेकिन नहीं, चूंकि स्लाइट डिफरेंसेस हैं, इस वजह से although the number of amino acid are same,
तो लेकिन फिर भी सीक्वेंस में स्लाइट डिफरेंस होने की वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता था. इट वाज नॉट सेफ एज सेफ टुडेज इंसुलिन इंजेक्शंस आर. तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इट क्विकली बिकेम एविडेंट दैट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए एंड द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स वर समहाउ रिलेटेड. ये स्टैब्लिश हो गया क्योंकि ये जो दोनों फाइंडिंग्स थी वो सेम ईयर में हुई थी, है ना. 1953 में ही डीएनए का सीक्वेंस भी पता, डीएनए का सॉरी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता चला और एमिनो एसिड का सीक्वेंस पता चला इंसुलिन में. Barely a decade after these discoveries, the genetic code relating the nucleotide sequence of DNA to the amino acid sequence of protein molecules was elucidated. मतलब लगभग 10 सालों के बाद ही जेनेटिक कोड के बारे में पता चल गया. जेनेटिक कोड जानते हो ना क्या होता है? व्हाट इज द जेनेटिक कोड? यस सर, 3 नाइट्रोजनस बेस का वो होता है, उसी को जेनेटिक कोड बोलते हैं, जो एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा होता है. हाँ, या उसको हम जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस के सेट को कोडॉन कहते हैं. जैसे कोडॉन AUG है, कहते हैं. हाँ, तो AUG क्या हो गया? ये एक कोडॉन है. एंड दिस स्टार्ट कोडॉन, कोडॉन है. इसको स्टार्ट मेथियोनिन. कोडॉन कहते हैं. मेथियोनिन. यस, या इट कोड्स फॉर मेथियोनिन. मेथियोनिन. तो मेथियोनिन एक एमिनो एसिड है जिसके लिए ये 3 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिसका एक सेट जो है कोडॉन कहला रहा है वो कोड करेगा. तो जेनेटिक कोड के बारे में जब पता चल गया तो क्लियर एस्टेब्लिशमेंट हो गया बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस को जान के प्रोटीन के सीक्वेंस को गेस कर सकते हैं. So an enormous number of protein sequences can now be derived indirectly from the DNA sequence in the rapidly growing genome database. लेकिन क्या हमेशा ये सही होगा? क्या हमेशा हम सिर्फ डीएनए का सीक्वेंस देख के प्रोटीन का सीक्वेंस प्रॉपरली या कंप्लीटली पता लगा सकते हैं? बताओ. यस सर, शायद क्योंकि जीन से ही तो प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब mRNA से होता है. हाँ, देखो बात ये है ना कि एक टर्म होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं. नहीं सर. चलो प्रोटीन सिंथेसिस यस सर, बनाएंगे. ये भी आपने बताया नॉन प्रोटीन. हाँ, कुछ तो बताया था यस हमने. सर. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद भी प्रोटीन्स मॉडिफाई हो जाती हैं. तो डीएनए का सीक्वेंस तो सिर्फ ट्रांसलेशन तक की बात करता है ना. उसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए बिकॉज ऑफ chaperone प्रोटीन्स या तमाम और प्रोटीन्स होती हैं, तो क्या होगा? तो क्या वो चीज डीएनए के सीक्वेंस में रिफ्लेक्ट होगी? नो सर. नहीं नो होगी. सर. तो इसीलिए ये हमेशा 100% फूल प्रूफ तरीका नहीं है कि हम सिर्फ डीएनए सीक्वेंस जान गए तो भैया हम बता देंगे कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा. इसीलिए प्रोटीन की डायरेक्ट सीक्वेंसिंग करना भी बेहद जरूरी है. तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे. वो क्या है? प्रोटीन सीक्वेंसिंग. तो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स आर सीक्वेंस्ड विद ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स. क्या है उस प्रोसीजर के पीछे का प्रिंसिपल वो हम देखेंगे. तो वेरियस प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू एनालाइज प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. टू स्टार्ट, biochemists have several strategies for labeling and identifying the amino terminal amino acid residue. है ना. कोई प्रोटीन है ये लंबी सी या कोई पॉलीपेप्टाइड है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्मिनल में आपको पहले बताया बाय कन्वेंशन एमिनो टर्मिनल होता है और राइट वाला कार्बोक्सी टर्मिनल होता है. तो एमिनो टर्मिनल पे कौन सा रेसिड्यू प्रेजेंट है इसको डिटरमाइन करने के का तरीका जो है वो फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर किया था. इनकी पूरी फोटो नहीं आ पाई है, बुक में देख लेना, आ जाएगी, चाहे गूगल पे देख लेना. अब वो तरीका क्या है वो जरा हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की. देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक. इस पॉलीपेप्टाइड में मिक्स किया गया FDNB.
1 फ्लोरो डाई नाइट्रोबेंजीन, तो 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, नीचे भी आएगा वो। तो ये FDNB जब हमने इसमें मिलाया इस पॉलीपेप्टाइड में, तो हुआ क्या कि एन टर्मिनल पे, यानी ये FDNB बाइंड करेगा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है? एन टर्मिनल रेसिड्यू पे, क्योंकि वही एक्सपोज्ड है, इससे ये FDNB बाइंड कर गया। ठीक, बाकी की पॉलीपेप्टाइड ये पूरी ऐसे रन कर रही है, पूरी पॉलीपेप्टाइड। अब ये FDNB जब ये बाइंड कर जाता है इस पॉलीपेप्टाइड से, तो ये बनाता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक, तो ये पहला स्टेप हो गया रिएक्शन का। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि 6 मोलर HCl ऐड किया जाता है। अब इससे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड था एन टर्मिनल पे, जिससे FDNB यहां पे बाइंड किया हुआ है, ये अलग हो जाएगा और इसके साथ साथ बाकी सारे एमिनो एसिड्स भी अलग हो जाएंगे। यानी कि अब पॉलीपेप्टाइड अपने इंटैक्ट फॉर्म में नहीं रह गया, वो डीनेचर हो गया, या डीनेचर से भी अच्छा हम कहें डिसरप्ट हो गया। डीनेचर तो होगा जब 3D उसके स्ट्रक्चर को अनफोल्ड कर दिया जाएगा। डीनेचुरेशन के प्रोसेस में प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा हुआ रहता है, लेकिन यहां प्राइमरी स्ट्रक्चर भी नहीं बचा, एमिनो एसिड डिटैच हो गए, फ्री हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 6 मोलर HCl। भाई पीएच अगर तुम कम कर दोगे या एसिडिटी बढ़ा दोगे तो प्रोटीन तो खत्म ही हो जाएगी। तो अब देखो, यहां पे हमको सिर्फ एक एमिनो एसिड ऐसा मिल रहा है एन टर्मिनल वाला, जिससे ये FDNB जुड़ा हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो टर्मिनल रेसिड्यू। एमिनो टर्मिनल पे जो एमिनो एसिड, ये पीला वाला जो है, देख रहे हो, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लेबलिंग हो चुकी है विद द FDNB। दिस कैन बी वेरी इजिली आइडेंटिफाइड। लेकिन क्या बाकी के एमिनो एसिड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बताओ, प्रोसेस को समझ लेना अच्छे से, तभी काम बनेगा। बताओ, बाकी के एमिनो एसिड्स को क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सर वो तो अलग अलग हो गए, तो फिर तो हो बस, ही जाएंगे। नहीं अलग हो गए तो सर आइडेंटिफाई इसमें नहीं। करेंगे। कुछ आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। नहीं, दूसरा नेटवर्क इशू। कह रहे हैं सर, कोई दूसरा एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा। देखो, बात यह है कि अगर हम ये जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं, इनको अगर इसी तरीके से फिर से आइडेंटिफाई करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो अब तो सारे फ्री हो गए ना, तो सारे के पास एक फ्री NH2 ग्रुप हो जाएगा, तो सारे से ही ये FDNB जुड़ जाएगा। तो हमको क्या पता चलेगा कि इस पहले एमिनो एसिड के बाद कौन सा दूसरा एमिनो एसिड जुड़ा था? हमको तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस पता करना है ना। तो ये जो मेथड है, इससे हमको पूरे एमिनो एसिड का सीक्वेंस नहीं पता चल सकता। तो इससे हमको क्या पता चल सकता है? फिर इससे हमको ये पता चल सकता है कि कितने पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट हैं। भाई एक पॉलीपेप्टाइड में तो एक ही फ्री NH2 ग्रुप होगा ना एन टर्मिनल पे। इसी तरह से दूसरे पॉलीपेप्टाइड में, उसमें भी एक NH2 ग्रुप होगा, जैसे ये ऊपर है। एक पॉलीपेप्टाइड का ये NH2 हो गया, मान लो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड रहे हो, तो दूसरे पॉलीपेप्टाइड का ये वाला NH2 ग्रुप हो जाएगा और दूसरा COH। तो हमको नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स तो पता चल सकते हैं, क्योंकि ये लेबल हो जाएगा और ये वाला भी लेबल्ड हो जाएगा विद FDNB। लेकिन अब इस एमिनो एसिड के बाद अगला एमिनो एसिड कौन है, फिर अगला कौन है, अगला कौन है, ये हमको नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि सारे के सारे डिसरप्ट हो गए, अलग अलग हो गए बिकॉज ऑफ दिस 6 मोलर HCl। खैर, कुछ तो पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये पता चल जाएगा। अब जो दूसरा मेथड है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडमंड डिग्रेडेशन मेथड।
एडमन डिग्रेडेशन मेथड, ये बी वाला। इसमें क्या होता है, तो इसमें ध्यान दीजिए इसमें दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फेनाइल आइसोथायोसाइनेट। अब ये जो फेनाइल आइसोथायोसाइनेट है, ये भी इस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल रेसिड्यू से जाके बाइंड कर जाएगा। अच्छी बात है, बाइंड कर गया। इसको हम क्या कहते हैं, पीटीसी एडक्ट। एडक्ट मतलब कि दो चीजों के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडडक्ट कहते हैं, है ना। प्रोडक्ट ही है ये, एडक्ट हो गया चूंकि दो चीजें जुड़ रही हैं। पीटीसी मतलब वही हो गया, फिनाइल आइसोथायो साइनेट। तो पीटीसी का एडक्ट ये तैयार हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, CF3COOH यानी ट्राईफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं मीडियम में। तो अब क्या बना, अब बना एक एनिलीनोथायाजोलिनोन डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू। एक रेसिड्यू ये बन गया और बाकी का जो सारा पॉलीपेप्टाइड है वो एज सच बना रहा। यानी इस पॉलीपेप्टाइड के जो एमिनो एसिड हैं ये अलग अलग नहीं हुए, ये टूटे नहीं। तो इसका मतलब कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड से सिर्फ ये एक डेरिवेटिव निकल गया। अब ये डेरिवेटिव जो है वो इसको फिर से एसिडिक मीडियम में जब डाला जाएगा तो ये दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल थायोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड व्हिच कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय ए सीक्वेनेटर। तो एक स्टेप में ये रिएक्शन क्या हो गई कि सबसे पहले पीटीसी को ऐड किया गया, पीटीसी इस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे बाइंड किया, फिर जब ट्राईफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड इसमें अटैच किया गया तो ये पीटीसी कंटेनिंग एमिनो एसिड अलग हो गया और बाकी की पॉलीपेप्टाइड एज सच बची रही। इसको शॉर्टेंड पेप्टाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक एमिनो एसिड निकल चुका है। फिर जब एसिडिक मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, एसिड डाला गया, तो ये दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ, फिनाइल थायोहाइडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड। इतना पोर्शन पीले में जो है वो एमिनो एसिड है और ये वाला पीटीसी का हिस्सा है। तो ये कन्वर्ट होने के बाद दिस कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय एन ऑटोमेटेड सीक्वेनेटर। तो इसको हमने डिटेक्ट कर लिया। अभी भी हमारे पास शॉर्ट एंड पेप्टाइड बची है। अब इसको फिर से नेक्स्ट साइकिल में जब हम वापस भेजेंगे तो फिर ये अगला वाला एमिनो एसिड ये पीटीसी से बाइंड करेगा और फिर इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। फिर और छोटी हो जाएगी पेप्टाइड, फिर अगली साइकिल। यानी कि हर एक साइकिल को जब हम रन करेंगे तो हमको एक एक एमिनो एसिड पता चलता जाएगा कि कौन कौन सा इस प्रोटीन में या इस पेप्टाइड में मौजूद है। तो ये स्टेप लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई एमिनो टर्मिनल रेसिड्यू, फिर प्योरीफाई एंड रिसाइकल रिमेनिंग पेप्टाइड फ्रेगमेंट थ्रू एडमन प्रोसेस। इसको कहते हैं एडमन डिग्रेडेशन मेथड। समझ में आया, हर एक एक स्टेप में एक एक एमिनो एसिड रेसिड्यू डिग्रेड हो रहा, अलग हो रहा है और उसका सीक्वेंस भी पता चलता जा रहा है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, नीचे मटेरियल है उसको पढ़ना, कल हम मटेरियल को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन इसको पढ़ जरूर लेना, नहीं तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? यस सर। सर